क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा वन मार्कर्स करने शुरू कर दिए थे कल हमने। काफी सारे वन मार्कर फर्स्ट चैप्टर के हो गए हैं, थोड़े से रहते हैं, अभी खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 2 भी अभी शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद असर्शन रीजनिंग करेंगे। ऑल्दो मैंने नोट्स में इससे पहले दिया असर्शन रीजनिंग, कोई नहीं, पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बेटा मैं अभी ना यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंग दोस गिवन बिलो। और ऑल्टरनेटिव मेरे पास 4 है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, सेकंड ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है। आपको बता देता हूँ 99.99% बेटा जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे तो ऑल्टरनेटिव हमेशा यही 4 होंगे, इसी सीक्वेंस में होंगे। पर बेटा टीचर ना बोर्ड के पेपर में बस थोड़ा सा परेशान करने के लिए बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे ने दिमाग में बिठा लिया ऑल्टरनेटिव, ए ऑल्टरनेटिव क्या दोनों ट्रू है, उसने ए ऑल्टरनेटिव को चिपका दिया सी में। समझ गए ना, दोनों फॉल्स है वो बी में है, उसको चिपका दिया डी में, और वो ऑल्टरनेटिव घुमा देता है। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि जब हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है बेटा, चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है वो फर्स्ट क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट नंबर 1 ये रही, और बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 ये रही। ऐसे ही सेकंड में स्टेटमेंट नंबर 1 ये रही, स्टेटमेंट नंबर 2 ये रही। थर्ड में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फोर्थ में स्टेटमेंट 1 2। फोर्थ में देखो मैंने ऑल्टरनेटिव बदल दिए जैसे कि ज्यादातर होगा। ऐसे फिफ्थ में भी मैंने ऑल्टरनेटिव बदल दिए। तो बेटा पहले आप क्या करो, शुरू के 3 सॉल्व कर लो, 1 2 एंड 3 पढ़ लो और सॉल्व कर लो। 1 मिनट का समय दे रहे हैं करना। आयुष, फर्स्ट का आंसर क्या है? सी, बिल्कुल। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि रियल फ्लो में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और बेटा स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, रियल फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो नहीं होता, वो फिजिकल फ्लो होता है। ठीक है ना जी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंतरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर है? In a two-sector economy with household and firm, there are no saving in the economy. Statement 1 तो ये ठीक है, हाँ ट्रू है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, रियल फ्लो in the form of factor services and final goods and service is equals to the money flow between firm and household in two-sector economy। तो वो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, आंसर इज ए। देखो वो क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट 2 में, मैं आपको ये बता देता हूँ। इधर देखना जरा स्टेटमेंट 2 वो क्या कह रहा है, मैं एक बार उसकी एक्सप्लेनेशन दे। बेटा वो कह रहा है रियल फ्लो में अगर आप देख रहे हो ना कि इनकी तरफ से, हाउस होल्ड की तरफ से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं और बदले में गुड्स एंड सर्विस आ रहा है। कहते हैं ये बिल्कुल इक्वल है मनी फ्लो के, कि यहाँ से फैक्टर पेमेंट जाती है और यहाँ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल बराबर नहीं। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बराबरी की नहीं है। ठीक है ना, आपने सर्विसेज दी, बदले में गुड्स एंड सर्विस मिल गए, बस ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ, लेकिन है बिल्कुल बराबर, ये कहना चाह रहा है वो स्टेटमेंट को। ठीक है जी, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ाते हैं जी, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 1 तो पढ़ ही देगा कोई ना कोई। आई सी डी मतलब सेकंड ट्रू है, पढ़ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। थर्ड का आंसर टी है, किसी की कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। फोर्थ में ना अब ऑल्टरनेटिव्स चेंज हैं, जल्दी मत करना। स्टेटमेंट 1 दी हुई है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। कहता है रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज फर्म देती हैं हाउस होल्ड को। फॉल्स है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लो एक बार। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज कैपिटल फ्लो। नहीं बेटा, इट इज नोन एज रियल फ्लो, तो ये भी फॉल्स है। दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स वाला ऑप्शन या बी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ में अगेन ऑल्टरनेटिव थोड़े से हिला दिए गए। ठीक है जी, पढ़ते हैं।
साची क्या कहते हो? फिफ्थ का आंसर क्या है? सेकंड, कैपिटल इज अ फ्लो कंसेप्ट, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर दोनों फॉल्स का ऑप्शन डी है, हर जगह पे बी चल रहा है। ठीक है जी, बढ़ता है आगे पक्का से। चल अब बेटा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, एक बार एक काम करते हैं, असर्शन रीजनिंग के लिए ना आप ये बेटा जो 5-6 बुलेट्स बनी हुई हैं सारी पढ़ना है एक बार फटाफट से, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ो बहुत अच्छे से। डन, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी। मुझे लगता है शायद आपने 2 साल पहले 10th में भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, सबने किया है। वेरी गुड। निंजा टेक्निक पता है असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने की? ये तो पता होगी, नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। पहले तो बस एक काम कर लेना, इसको ना स्मॉल ए कर लेना, ये बी कर लेना, ये सी कर लेना, ये डी कर लेना। ठीक है ना जी, आगे जितने भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है इसे हम ABCD से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं निंजा टेक्निक बता देता हूँ बेटा असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने की। वैसे आई होप शायद पता हो शायद सबको। बेटा जब भी असर्शन रीजनिंग कर रहे हो ना, आपके दिमाग में ना 3 स्टेप होने चाहिए। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या है? इज द असर्शन ट्रू? सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से यही पूछना है, इज द असर्शन ट्रू? असर्शन में भी कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, रीजन में भी एक स्टेटमेंट लिखी होती है, और कुछ नहीं होता असर्शन रीजन। ठीक है जी, बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना, इज द असर्शन ट्रू? अगर बेटा वो ट्रू है तो रुक जाओ, अगर वो फॉल्स है, जैसे ही फॉल्स है आंसर डी हो गया, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कहता क्या है? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। शुरू के तीनों ऑप्शन में असर्शन ट्रू होती है, असर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में होती है, वो डी ऑप्शन में होती है। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे निंजा टेक्निक बताने जा रहा हूं आपको, सबसे पहले यही देखना, इज द असर्शन ट्रू? अगर वो फॉल्स है कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा डी मार्क कर दो। ठीक है जी, उसके बाद बेटा स्टेप नंबर 2, इज द रीजन ट्रू? इज द रीजन ट्रू? सर अगर इसका आंसर है नो, रीजन ट्रू नहीं है, मतलब रीजन फॉल्स है, तो कुछ और हो ही नहीं सकता, आंसर हमेशा सही होगा, पर दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। और अगर इन दोनों का आंसर पॉजिटिव है, मतलब दोनों का आंसर यस यस है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो फिर बेटा तीसरा क्वेश्चन अपने आप से जो पूछना है वो यही है, इज रीजन करेक्टली एक्सप्लेनिंग assertion? बेटा तीसरा, अगर ये दोनों ट्रू हो गई, अब दोनों ट्रू ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है, आपने बेटा तीसरा क्वेश्चन अपने आप से यही पूछना है, क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को? अगर तो वो कर रहा है तो आंसर ए, और अगर वो नहीं कर रहा तो आंसर बी। बस बाबू ये 3 क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये निंजा टेक्निक है सॉल्व करने की। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है? ठीक है, चलो जी बेटा श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन पढ़ते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ सब 99% केसेस में ABCD ऐसे ही रहेंगे जैसे मैंने लिखे हैं, जैसे कि नोट्स में लिखे हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड में इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा संभाल लेना। अभी बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 हैं, 5 के 5 एक ही बारी में कर दो। ठीक है जी, 5 के 5 एक बारी में कर दो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट में बेटा इसको डिस्कस कर लो। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया तो इसी वजह से टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर हमें तो चैप्टर 2 भी आज शुरू करना है। वो डिस्कस कर लेते हैं आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है बामी? ए। बेटा कहता है सेविंग आर जीरो इन केस ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, इज द assertion true? Yes, it is true. Reason, households spend the entire income received from the firm on consumption of goods and services. Yes, the reason is also true and reason is correctly explaining the assertion.
दैट सिंपली मींस आंसर इज ए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते। सेकंड वन, रिद्धि क्या कहते हो, आंसर क्या है? सी, देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इज द असर्शन ट्रू? यस, द असर्शन इज ट्रू। Reason, stock variable is measured over a period of time, is reason is true? No, it is false. Answer is option number C। दो स्टेप नहीं हो गया, कभी कभी एक स्टेप में हो जाएगा आंसर, कभी कभी तीनों स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। पार्थ, थर्ड वन क्या कहते हो? बी। चलो देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन इन केस ऑफ सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, जितना प्रोडक्शन होता है सारा कंज्यूम हो जाता है। याद है ना बेटा, कल भी मैंने इसकी बात करी थी, एमसीक्यू में आया था ये। बिल्कुल ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड। बेटा रीजन इज also true, but reason is not correctly explaining the assertion। तो बेटा इसके आंसर बी है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फोर्थ नंबर, मुझे लगता है मन से भी खिलाड़ी हो आप assertion रीजनिंग के, अच्छा फंस जाता है वैसे इसमें। दिव्य, रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इज द assertion ट्रू? assertion is false। कहानी खत्म, ऑप्शन डी है। मैं तो कह रहा हूँ पहले बच्चे दुआ करनी शुरू कर दो, सारे assertion रीजन का आंसर डी आए पेपर में। ठीक है ना, सबसे आसान इसको ही होता है आइडेंटिफाई करना। चलो जी, ए और बी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। रचित क्या कहते हो, फिफ्थ का क्या है बाबू आंसर? ए, बिल्कुल ठीक है, ए आंसर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स aims to determine the income and employment level in the economy। बिल्कुल, इसलिए आंसर ए है। रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion। अब डन, चैप्टर नंबर 1 डन हो गया बेटा। अभी 15 ईयर के जो क्वेश्चन करने हैं वो पेंडिंग है, वो बेटा चैप्टर नंबर 2 के साथ करेंगे। क्योंकि ना मैं देख रहा था बेटा, जब मैंने अच्छे से खंगाला उसको, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के ना मिक्स क्वेश्चन, मैं छुड़वाऊंगा, ढूंढूंगा, छुड़वाने का मेहनत करूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर नंबर 2 कर लेते हैं, उसके बाद ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है, यूनिट वही चल रही है नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज और बेटा, शायद चैप्टर नंबर 1 जो मैंने कराया अब नेशनल इनकम यूनिट में, वो बिल्कुल काम ना है, वो बिल्कुल साइड हो गया, एक इंडिपेंडेंट सा चैप्टर है। लेकिन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे। मतलब चैप्टर 4 में भी आप देखोगे चैप्टर 2 के कई कंसेप्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, इसलिए चैप्टर 2 बहुत आराम से समझना। एक चीज और, जब चैप्टर नंबर 2 से मैं 3 पर शिफ्ट करूंगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा बेटा कब शिफ्ट होगा। ठीक है जी, मतलब सीधा थ्योरी से एक दिन हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा चैप्टर 2 से 3 के बीच में कि आपको कभी आइडिया नहीं होगा कि हम कब प्रैक्टिकल पर शिफ्ट हो गए। इसलिए बेटा इसको आराम से करना है, इसका आखिरी में जाकर प्रैक्टिकल ही कंक्लूजन है। थ्योरी तो हम बस अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन का नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैं लिखूंगा कम और समझाऊंगा बेटा ज्यादा, टाइम मेरे पास कम है और मैंने सोचा हुआ है कि आज मेरे को इतना तो एटलीस्ट करा करता है। बेटा क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी और क्या जरूरत है? देखो बेटा, अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड का मतलब अगर ढंग से क्लियर ना करें तो हम कभी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है। इस बेटा पूरी यूनिट में ना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ये दो वर्ड ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी तभी तो बेटा उसके अंदर एक्रियू होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। तो पहले ये तो जानना बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। ठीक है जी, एक बात और बेटा, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ना बहुत एक्सटेंड तक आपको ऐसा फील होगा कि मेरी जनरल नॉलेज उड़ गई, मतलब मेरी जनरल नॉलेज की कोई बर्थ नहीं है यहाँ पर। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है आपकी जनरल नॉलेज की, क्या मेरी जनरल नॉलेज की भी कोई बर्थ नहीं है यहाँ पर। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट कितने उल जुल हैं कि पढ़ के लगता है भाई साहब क्या करा आपने, तो जनरल नॉलेज ही नहीं छोड़ी कुछ भी। तो बेटा यहाँ जनरल नॉलेज काम नहीं आती, इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको। तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है क्या है बेटा, ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है।
सबसे पहले कुछ ना कुछ लिखा गया मीन्स पोर्शन में, देन बेटा इंक्लूड्स पोर्शन में, देन बेटा डज नॉट इंक्लूड पोर्शन। सबसे पहले मीन्स पोर्शन में क्या लिखा गया, क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी, मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, सिर्फ बोल बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। और मैं बता देता हूं बेटा, ये कोई मैं इंडिया में लिखी हुई डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड सेम डेफिनेशन की बात। वर्ल्ड में किसी कोने में चले जाओ, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन नहीं है। तो बेटा किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उस देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर। और पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब कुछ और नहीं होता बेटा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिया क्या है, तो आप यही कहोगे बेटा, मैप उठा लाओगे किसी भी स्टेशनरी शॉप से और आपने कह दिया ये देखो, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना इंडिया की, बस यही इंडिया है सर। तो मींस पोर्शन हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से मुझे भी समझ में आता है, लेकिन आगे कुछ भी जनरल नॉलेज के हिसाब से नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, ठीक है जी। और मेरे लिए तो कंट्री इंडिया, तो मैं इसलिए सारी बातें इंडिया के हिसाब से कर रहा हूँ ताकि समझ भी जल्दी। और इंक्लूड्स पोर्शन में बेटा तीन चीजें इंक्लूड करने को कहता है, तीन चीजें शामिल कर लो, ये हमारे जनरल नॉलेज फील्ड है। सबसे पहली बात बेटा बोलेगा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident between two or more countries। मैंने दोनों वर्ड लिख दिए क्योंकि मेरा दोनों पे एनालिसिस है। ऑल्दो बेटा कभी कभी ना आपको लगेगा कि भाई थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, हम भी समझ लेते बेटा। अगर आप 11 मुझसे पढ़े हो ना, तो आपको पता लग रहा होगा क्या लिखना चाह रहा है ऑथर, मतलब उसका तो मुझे लगता है कि बहुत गलती करी है इस कंसेप्ट लिखने में उसने। बेटा अगर आप मरीन रूट में हो, पानी के रूट से कहीं जा रहे हो, तो बेटा अगर इंसान जा रहे हैं तो हम बोलते हैं शिप्स में जा रहे हैं। और अगर बेटा इंसान नहीं जा रहे, गुड्स जा रहा है, तो हम बोलते हैं वेसल से जा रहा है। मतलब एक तरफ तो आपने वर्ड लिख दिया शिप्स, मतलब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इंसान जा रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप एयर रूट से कहीं जा रहे हो, तो भैया अगर इंसान जा रहे हैं तो हम बोलते हैं एरोप्लेन से जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है। और अगर गुड्स जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट से जा रहा है। अगर एक तरफ इंसानों की बात कर दी, एक तरफ गुड्स की बात कर दी, ऑब्वियसली ऑथर ऐसा लिखना नहीं चाहता होगा। शिप्स से मतलब शिप से भी समझो, वेसल से भी समझो, एयरक्राफ्ट से मतलब एयरक्राफ्ट से तो समझो ही समझो, एरोप्लेन से साथ में समझो, वो ऐसा लिखना चाहता होगा। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है। तो बेटा कहते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal resident of a country between two or more countries। बेटा अगर शिप्स या एयरक्राफ्ट या वेसल या एरोप्लेन, अगर उसका ऑनर और ऑपरेटर किसी एक देश का रेजिडेंट है, चाहे वो शिप, चाहे वो वेसल, चाहे वो एयरक्राफ्ट, चाहे वो एरोप्लेन, दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच में क्यों नहीं है, इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। यानी कि अगर मैं बस समझाने की कोशिश करूं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मैं कहूं बेटा शिप्स या एयरक्राफ्ट का ओनर और ऑपरेटर दोनों इंडियन है, ठीक है जी। चाहे वो शिप फिर बेटा दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना है, शिप है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, बेटा इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। और बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, मैं अगर आपको ये कहूं बेटा एयर इंडिया की फ्लाइट है दुबई से सिंगापुर के बीच, ठीक है जी। बेटा एयर इंडिया इज ओन्ड बाय नाउ टाटा, ठीक है, पहले इंडियन गवर्नमेंट की, अब तो खुद टाटा ओन कर रहे हैं, ठीक है जी। और मैं कहूँ पायलट भी इंडियन है, यानी कि ऑनर भी इंडियन, ऑपरेटर भी इंडियन है, चाहे बेटा भी दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों नहीं है, इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहाँ गई जनरल सेंस, दुबई और सिंगापुर के बीच में कहाँ आता है इंडिया, कोई कोई सेंस नहीं है बेटा। अच्छा आपको क्या लगता है, आप सोच रहे होंगे इसको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया मान के भी क्या उखाड़ दोगे, बेटा उखाड़ तो बहुत कुछ लेंगे, आपको लग ही रहा होगा। आपको क्या लगता है बेटा, अगर मैं कहूँ ये फ्लाइट ही पूरी बिजनेस क्लास है, आपको पता है एक एक सीट कितने की होगी, दो दो ढाई ढाई लाख होगी। आप सोचो 200 सीटों, 500 सीटों, कितना बड़ा रेवेन्यू रियलाइज हुआ होगा। इट इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ दिस इनकम इज कंसीडर्ड एज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। क्यों नहीं मानना चाहोगे आप डोमेस्टिक टेरिटरी?
समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? पक्का से एनालिसिस पे थोड़ा ज्यादा जोर देना, मैं लिख नहीं सकता इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। पक्का से बेटा उसके बाद यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप देखोगे कि कंसेप्ट कितने स्मार्टली लिखे गए। बेटा लिखा गया है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation। सब वर्ड पे मेरा एनालिसिस है, आराम से पढ़ते जाना बेटा। यहाँ पर बात ना बड़े स्मार्टली लिखी गई है। बेटा कहते हैं फिशिंग वेसल, ये क्या चीज होती है बेटा? वो वेसल जिनके थ्रू फिशिंग की जाती है हाई सीज में, ओशंस में। बेटा कहता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये क्या होते हैं बेटा? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बेटा पुराने टाइम में ना ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ना ऐसे आते थे बेटा कि ना गैस रिग है, उसके नीचे ना पाइप लगे हुए, तो इतने पाइप लगा रखे हैं एक के अंदर एक जोड़ के कि बेटा कई किलोमीटर तक ओशन में अंदर पाइप चले जाएंगे, और वो पाइप से आपको पता लगेगा कि कहाँ आपको ऑयल मिल सकते हैं, कहाँ आपको गैसेस मिल सकती है। लेकिन आज की तारीख में तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग भी इतने एडवांस हो गए कि बेटा भाई ओशंस में चला रहे हो, कहीं ना कहीं बेटा वो सिग्नल दे देगा, एक बीप कर देगा, उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, ओशन में इतने नीचे पॉसिबिलिटी है गैस या ऑयल मिलने की। ठीक है जी। इंडिया एक भी ओन नहीं करता ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, 50,000 करोड़ की कीमत का एक आता है, एक भी नहीं इंडिया के पास। इंडिया रेंट पर लाता है, रिलायंस लाता है उसको, 1-1 करोड़ दिन का रेंट है, 1 CR फॉर 1 डे। ठीक है जी, ये होते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग। ठीक है जी, काम की चीज है, ये तो सब समझ ही गए हैं बेटा। अब उसके बाद फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कुछ भी पानी के ऊपर तैरता हुआ, चाहे कोई छोटी सी बोट के लिए, उसे हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो कहता है चाहे फिशिंग वेसल है, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, चाहे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation। And what do you mean by the international water? क्या होता है इंटरनेशनल वाटर? बेटा अगर मैं बात करूं किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक, हम बोलते हैं TWI है, इंडिया में तो बोलते हैं TWI, मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और बेटा अगर मैं बात करूं 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। आई होप SEZ वर्ड सबने सुना है, ठीक है ना, वहीं से कुछ बना हुआ वर्ड है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल तक बेटा इंडिया ही माना जाएगा। इंडिया के 200, यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया ही है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये इंडिया का पानी है। और इसके बाद कोई भी देश अपना हक नहीं जता सकता, ये इंटरनेशनल वाटर बन जाता। समझ में आती है बात? अब ये मत कहना कि यहाँ से क्या हासिल होता होगा, अरे यहाँ से जो हासिल होता है पूरे देश से हासिल नहीं होता बेटा। यही एक्चुअली में फिशिंग होती है, यही आपको ऑयल और गैसेस मिल सकती हैं। कई स्टेट मिलकर जितना नहीं कमाती उतना हम यहाँ से कमा लेते हैं। समझ में आई बेटा बात? तो ये नहीं कहना कि क्या हासिल होगा। और इसके बाद तो और खजाना छुपा हुआ है बेटा, क्वेश्चंस बहुत 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 बड़े हैं जिनको कई जगह से एक्सेस भी नहीं किया गया आज तक, और बहुत खजाना मिल सकता है वहां पर, बहुत मिनरल्स मिल सकते हैं हमें। अब बेटा कहता है इंटरनेशनल वाटर का मतलब तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। बेटा कहता है इंटरनेशनल वाटर में आपके पास अगर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास राइट है। भैया जब कोई देश यही नहीं कह सकता कि ये मेरे देश का पानी है, तो आपको एक्सक्लूसिव राइट कहां से मिलने लगा? मिल जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन राइट्स बेचती हैं, जस्ट लाइक WTO। WTO का नाम सबने सुना है बेटा? WTO एक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एरिया के राइट बेचती हैं, इनके राइट भी खरीदे जा सकते हैं। आप पेमेंट करो कुछ टाइम के लिए बेटा, वो आपको बता देंगे कि ये एक्सक्लूसिवली जगह इतने नॉटिकल माइल आपके हुए, यहाँ फिशिंग करो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग चलाओ, जो मर्जी चलाओ, सब आपका है।
कोई नहीं आ सकता। समझ में आई बेटा बात? अब मैं पूरी बात को इकट्ठा कर दूं। कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर ऑपरेट कर रहा है इंडिया का रेजिडेंट, कहां पर ऑपरेट कर रहा है? इंटरनेशनल वाटर में कर रहा है, क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव राइट खरीदा हुआ है, तो बेटा इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। नॉर्मली इंडिया नहीं है, पर बेटा अगर आपने इंटरनेशनल वाटर में एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिया है, और बेटा इन तीनों में से कोई भी एक चीज, चाहे वो फिशिंग वेसल है, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, चाहे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, अगर उसको ऑपरेट कर रहा है एक इंडियन है, तो बेटा इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं बेटा एंड करने से पहले ना एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूं। कुछ बच्चों को लगता है कि ना हम रैंडमली वर्ड डालते और हटा देते हैं। बेटा इट इज इंटेंशनल, इट इज नॉट रैंडम। देखो जिसने भी ये डेफिनेशन लिखी ना, जब फर्स्ट पॉइंट लिखा तो लिखा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय, अगर उसका मालिक और ऑपरेटर। लेकिन अगर जब यहां पर पढ़ो तो लिखा हुआ है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यहां पर ओन्ड नहीं है। अच्छा क्या होता अगर ओन्ड होता? सुनना प्लीज, ये बड़े काम की बात बताने जा रहा हूं, मतलब मुझे लगता है एनालिसिस से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अच्छा अगर यहाँ पर ओन्ड एंड ऑपरेटेड होता, तो बाबू जैसे इंडिया कभी इसको ओन नहीं करता, और समझ सकते हो अगर इंडिया ओन नहीं करता तो पता नहीं कितनी सारी कंट्रियां ओन नहीं करती होंगी। 50,000 करोड़ तो सबके लिए बड़ी रकम है, अगर हमारे लिए तो पता नहीं और हमारे से छोटी कंट्री कितनी बैठी हुई है। अगर ऐसा हो जाता, अगर यहाँ वर्ड ओन्ड होता, तो क्या कभी ये पॉइंट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता, या उन छोटे देशों की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता? कभी ना बनता। ना ये कभी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता, ना ये कभी डोमेस्टिक इनकम मिलती, ना किसी देश को टैक्स मिलता। इसी वजह से लॉ मेकर्स ना यार बहुत बहुत मास्टरमाइंड आदमी है, उनका एनालिसिस करने वाले बेकार लोग एनालिसिस अच्छा नहीं करते। लॉ मेकर्स ने तो पता नहीं कितना कुछ सोच के लिखा, इसी वजह से यहाँ वर्ड कभी ऑन नहीं है, सिर्फ ऑपरेटेड वर्ड है। कि अगर आपके पास अपना नहीं लिया, लेकिन अगर आप बाहर से किराए पर लेकर आ गए, ऑपरेट कर रहे हो, तो भी बेटा ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बन सकता है। और ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बन सकता है तो डोमेस्टिक इनकम बन सकती है बेटा, इसमें रियलाइज होने वाली इनकम। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? पक्का सा समझ में आ गया कि क्या वर्ड क्यों डाला जाता है और हटाया जाता है? पक्का? बढ़ाए ना आपको आगे, एक पॉइंट और कर ले। बेटा थर्ड पॉइंट में लिखा गया है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। बेटा अगर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी कंट्री का किसी भी अब्रॉड में, किसी भी फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी लोकेटेड है, तो इट इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। कहने का मतलब है बेटा अगर मैं कहूं इन तीनों में से कोई भी चीज इंडिया की किसी भी देश में लोकेटेड है, इट इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों, क्या वजह है इनकी, समझते हैं। बेटा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट, सबसे पहले तो फर्क ही समझ लो, मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की है। बेटा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में ना मेजर डिफरेंस क्या होता है कि एम्बेसी हमेशा किसी भी देश के स्टेट में, सॉरी कैपिटल में लोकेटेड होती है। तो अगर मैं कहूं इंडियन एम्बेसी श्रीलंका में, तो एम्बेसी हमेशा, इंडियन एम्बेसी पता कहां होगी? कोलंबो में होगी, श्रीलंका की कैपिटल। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्सुलेट्स की, तो बेटा वो हर बड़ी सिटी में हो सकता है, हर बड़ी सिटी में हो सकता है, जरूरी नहीं है कैपिटल में कॉन्सुलेट्स। बेटा आप मूवीज देखते हो, दिमाग इतना खराब रहता है, अभी मैं आपसे पूछूं ना कि वीजा कौन इशू करता है, तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे कि सुर में एम्बेसी। एम्बेसी का काम नहीं होता वीजा इशू करना, वो कॉन्सुलेट्स इशू करते हैं। एम्बेसी का काम होता है उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ हमारी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। इंडियन एम्बेसी कोलंबो में बैठ के क्या कर रही है? श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ इंडिया की रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन कॉन्सुलेट्स क्या करते हैं बेटा? वहां के सिटीजन्स को बताते हैं इंडिया में ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने के, यहाँ से बिजनेस कर सकते हो आप, ये चीजें बहुत अच्छी होती है इंडिया में, ये टूरिस्ट प्लेस अच्छे हैं, यहाँ घूमने जा सकते हो। वहां के लोगों को हम इंडिया के बारे में गाइड करते हैं कि इंडिया से डीलिंग बढ़ाएं वो अपनी। ये कॉन्सुलेट करता है। एम्बेसी क्या करती है?
उस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ रिलेशन को स्ट्रेंथन करती है। ये फर्क होता है एम्बेसी और कॉन्सुलेट में। अब मैं कहूं इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका, इट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, it is considered as the domestic territory of India only. Indian military establishment in Russia, it is considered as the domestic territory of India only. What do you mean by the military establishment? कई बार आपने सुना होगा बेटा, इंडिया और रशिया ने मिलकर प्रैक्टिस करी, दोनों आर्मी ने कैंप लगाया इस पर्टिकुलर जगह पर प्रैक्टिस करी, तो बेटा इंडियन आर्मी भी वहां जाती रहती है, दूसरे देशों की आर्मी भी यहाँ आती रहती है। तो अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तंबू बम्बू गाड़ के आप लगा रहे हो, तो बेटा वो कुछ और नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ऑन द सेम लॉजिक डज नॉट इंक्लूड में एक पॉइंट है, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। यानी कि बेटा अगर फॉरेन कंट्री का एम्बेसी कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश में, तो इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता। अगर बेटा हमारी एम्बेसी कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी कोने में क्यों ना है, इट इज कंसीडर्ड एज इंडिया ओनली। सेम वे सिंगापुर की एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, इंडिया नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया से बाहर निकाल दो इसको। एम्बेसीज कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के एम्बेसी कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हटा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा, एक पॉइंट रहता है, कल करते हैं। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।